हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। फ्रेंड्स, इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम जो है एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं। तो जो बायोलॉजी में आपको टॉपिक को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके नीट और एम्स एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। आज तो नीट और एम्स मर्ज हो चुका है, तो यानी कि जो पैटर्न नीट एग्ज़ाम में रहता है उसको ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक को यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँ और साथ में ये भी बताऊँ कि आपको पढ़ना कैसे है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे नीट लेवल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन क्वेश्चन को टारगेट कर पाएँ, तो उन पे जो है उनको फोकस करते हुए बेसिकली ये कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पे क्रिएट कर रहा हूँ। ये कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल होता है, अगर आपका कोई सजेशन है और ये ज़रूरी है कि आप मुझसे कम्युनिकेट करें, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में रेगुलरली मुझे बताएं कि कंटेंट से आपने कुछ नया सीखा कि नहीं, क्या आपको कंटेंट कैसा लगा, वे या प्रेजेंटेशन में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी मुझसे शेयर करिए। और इस कंटेंट को, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करिए। उनको भी बताइए कि एक बार वो इस चैनल को देखें। मेरे कुछ जो है मेरे वीडियो को देखते वक्त एक चीज़ वो ज़रूर ध्यान रखें कि जो मेरी मेंटर गाइडेंस की वीडियो है उसको पहले देखें, जिसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि पढ़ना कैसे है। फिर किसी एक चैप्टर को पकड़ के 2-3 जो है टॉपिक को ज़रूर देखें। जस्ट ये नहीं कि 10 मिनट 5 मिनट में देख के आप जो है बंद कर दें। आप कोशिश करिए कि 1-2 को ज़रूर देखें, एंड तक वीडियो को देखें, तब उससे कंक्लूजन निकालें कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं। फ्रेंड देखिए, जो ये आपका एग्ज़ाम है ना नीट, तो इसमें जो आपका साइंटिफिक सिलेबस है, जो साइंस का सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उसको पढ़ने के लिए एक साइंस का अप्रोच चाहिए होता है, एक थिंकिंग चाहिए होती है कि आप साइंटिफिकली सोचेंगे तो तभी आप जो है उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ मैं सब्जेक्ट तो पढ़ाऊँगा ही, साथ में ये मेंटरशिप, ये गाइडेंस भी दूंगा कि आप अपने अप्रोच को कैसे रखेंगे इसके ओरिएंटेशन में, कि आप जो है इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड, देर न करते हुए आज के हम टॉपिक को लेते हैं। जैसा मैं आपको आज का टॉपिक जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। जो आपका सिलेबस है, जो आपका चैप्टर है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पूरी फिजियोलॉजी में जो आपके टॉपिक मेंशन किए गए हैं, पूरे 7 चैप्टर में जो आपको टॉपिक मेंशन किए गए हैं, उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि 2 कंपोनेंट बहुत उस पर जोर दिया गया है, वहीं आपको फोकस करना, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। पहला कंपोनेंट तो ये है कि किसी भी फिजियोलॉजी की मैकेनिज्म क्या है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन मतलब किडनी वाला एक्सक्रीशन क्या है ना। तो उसके मैकेनिज्म पे फोकस किया गया है। दूसरा, उसके रेगुलेशन पे फोकस किया गया कि वो कैसे रेगुलेट होती है हमारे बॉडी में। और फिर तीसरा उसमें चीज़ जो है वो है कि जब रेगुलेशन गड़बड़ हो जाता है तो किस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपसे पूछे गए हैं। एनाटॉमी पे आपको बहुत जोर नहीं देना है। यहाँ फिजियोलॉजी को समझने के लिए बेसिक एनाटॉमी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गन एंड टिश्यू को आपको बस नॉलेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कि आप एक एक टिश्यू को याद कर रहे हों, उसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं फ्रेम होता है। जैसे जो डाइजेशन का टॉपिक है तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन और डाइजेशन में एक्चुअली क्या होता है वो जानना है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो जानना है, उनका इम्प्लीकेशन किस तरीके से हो सकता है वो जानना है। ये इस पैटर्न पे जब आप पढ़ लोगे तो जब आप क्वेश्चन को करोगे तो आप समझ जाओगे कि हमारा पैटर्न सही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बहुत बेसिक बुक है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स,
जो MTG पब्लिकेशंस की आती है उसके जो क्वेश्चन पैटर्न है वो NCERT बेस है। आप चाहो तो कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि उसी को यूज करो। एक्चुअल में उसमें जो है ना मिस्टेक थोड़ी कम थी, एक्यूरेसी बेटर थी और NCERT को वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आपका एग्ज़ाम NCERT को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो आप ऐसे ही किसी भी सोर्स को फॉलो कर सकते हैं जिसमें ये शर्तें पूरी हो रही हों। अब हम देखते हैं ये जो टॉपिक है इसको जो है कंप्लीट करते हैं कि डाइजेशन क्या है। तो फ्रेंड, जो डाइजेशन है ये एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। इसको हम बोलते हैं एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। एंजाइम क्या होते हैं? कैटालिस्ट, जिसका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। अब सवाल है किसका हाइड्रोलिसिस? फूड का हाइड्रोलिसिस। फूड को ही तो आप डाइजेस्ट करते हैं। फूड क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल होते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ये पॉलीमर होते हैं जो कि बने होते हैं मोनोमर से। ये आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन है, ये बना है अमीनो एसिड से। तो जब प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होती हैं, जैसे 2 अमीनो एसिड, ये आपस में जुड़े होते हैं एक बॉन्ड से, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसके फॉर्मेशन में इससे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता तब ये बनता है। इस वजह से ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं एनहाइड्रस बॉन्ड। यानी जब वाटर के एक मॉलिक्यूल के रिमूव होने से कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस बॉन्ड, या बोलते हैं डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन बॉन्ड। मतलब डिहाइड्रेट होके मॉलिक्यूल कंडेंस हो गया है। ऐसे ही बहुत सारी अमीनो एसिड जब जुड़ती हैं तो एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरीके से शुगर के 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो बॉन्ड का नेम होता है ग्लाइकोलिसिस। सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, वाटर के रिमूवल। फैट में फैटी एसिड और अल्कोहल जब जुड़ते हैं तो यहाँ भी बॉन्ड, यहाँ भी वाटर निकलता है और यहाँ जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। इसी तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड और साइड होते हैं उसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी एनहाइड्रस बॉन्ड है। और शुगर और फॉस्फेट के बीच फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये भी एनहाइड्रस बॉन्ड है। तो सारे मॉलिक्यूल जो फूड के पार्ट हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं और इसके अंदर क्या है? एनहाइड्रस बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जो वाटर के रिमूवल से कंडेंस होने से बने हैं। अब इनका रिवर्स प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। बायोमॉलिक्यूल में आप इनकी सिंथेसिस पढ़ते हैं कि ये मॉलिक्यूल बने कैसे, और यहाँ डाइजेशन में क्या होता है कि इन्हीं बॉन्ड का ब्रेकेज होता है। जैसे 2 अमीनो एसिड का जो बॉन्ड है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। जैसे एक अमीनो एसिड है, ये दूसरी अमीनो एसिड है, ये इसका बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का ब्रेकेज, इस बॉन्ड के ब्रेकेज में इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है और एंजाइम के प्रेजेंस में इस रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस किया जाता है। इसका मतलब इस प्रोसेस को और ज़्यादा एम्प्लीफाई कर दिया जाता है, ये प्रोसेस तेज़ी से होने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो एक तरीके से ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड है ये क्या है? ये एक केमिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये एक केमिकल प्रोसेस है। तो हम यहाँ डिफाइन कैसे करेंगे कि डाइजेशन क्या है? एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल फ्रॉम दियर पॉलीमर इनटू दियर मोनोमर। अल्टीमेटली इन्हें मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, मोनोमर हमेशा नहीं वो सही रहता, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाते हैं। कब तक? जब तक उसमें से सारे एनहाइड्रस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस नहीं हो जाती है। जब ये इस फॉर्म में आ जाते हैं तो इसको जो है एब्जॉर्प्शन की साइड पे भेज दिया जाता है, फिर ये एब्जॉर्प्शन होती हैं। तो आपका जो टॉपिक है उसमें कैसे मेंशन किया गया? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। आपका सिलेबस मेनली यही है कि डाइजेशन को कैसे टारगेट करना है, एब्जॉर्प्शन को कैसे टारगेट करना है। ठीक है, कि डाइजेशन की मैकेनिज्म क्या है और एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है। तो ये आपका टॉपिक है।
तो मैं एक दूसरे फिर से लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें आपको इसी तरीके से इसी पैटर्न पे एब्जॉर्प्शन को बताऊँगा। फ्रेंड, ये मेरा जो लेक्चर है, ये देखिए मेरी जो क्लास है ना, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था तो मैं बहुत स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली रहता हूँ। फ्रेंडली इन द सेंस कि वो मुझसे कम्युनिकेट कर सके। लेकिन हमारी फ्रेंडली क्लास का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उछल कूद मचाएंगे और सिर्फ लतीफ़े सुनाएंगे और आपका सिलेबस नहीं कवर कराएंगे। मैं आपको बहुत इजी वे में बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, लेकिन पूरा इन डेप्थ पढ़ाऊँगा। इन डेप्थ का मतलब ये है कि जितना नीट की रिक्वायरमेंट है, जितना एम्स का रिक्वायरमेंट है, उतना तक अप टू डेट डेप्थ हम जो है सिलेबस को कवर करेंगे। उतने पूरे सिलेबस को आपको कवर करवाया जाएगा। बस आपको करना ये है कि जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसे जस्ट आप फॉलो करिए। तो ये डाइजेशन का मैकेनिज्म है। अब जैसे आपको इस टॉपिक को फिर से देखना हो तो इसको हम चलिए अब हम इस डाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ये कैसा होता है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।